अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम जनरल मेथड ऑफ़ टीचिंग के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो और ये सिर्फ हम मतलब एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इनकी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इन एमसीक्यूज़ को रट्टा ना लगाएं, बल्कि आपको इनकी पूरी समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो इन एमसीक्यूज़ की। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर गाइड द मैच्योर वन फॉर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेंडिंग टाइम, क्वालिफिकेशन, सी क्वालिटी ऑफ टाइम, या एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। तो इसका राइट आंसर है एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है। टीचिंग टीचिंग की डेफिनेशन ये होती है कि टीचिंग में एक एक्सपीरियंस्ड मेंबर होता है जो कि एक इमेच्योर पर्सन को, एक्सपीरियंस्ड मेंबर इमेच्योर पर्सन को गाइड करता है। किस चीज़ के हवाले से गाइड करता है? एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ के हवाले से। ठीक है। अगर कहीं भी आपको टीचिंग की डेफिनेशन भी पूछी जाए तो टीचिंग की डेफिनेशन क्या है कि टीचिंग में एक मैच्योर पर्सन एक इमेच्योर पर्सन को गाइड करता है एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग का फोकल पॉइंट नहीं है? टीचिंग मेथड, टीचर या पपिल। तो इसमें टीचर, पपिल, और इसमें आगे ऑप्शन डी होगा कंटेंट। ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर बनता है विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट। तो आंसर बनता है ऑप्शन ए टीचिंग मेथड। ये तीनों जो हैं, टीचर, पपिल और कंटेंट, ये इसके फोकल पॉइंट हैं ट्रायंगुलर प्रोसेस है। ट्रायंगुलर प्रोसेस का मतलब है कि टीचिंग में तीन चीज़ें होती हैं, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, और मवाद होता है, कंटेंट होता है जो पढ़ाता है टीचर। ठीक है। उसमें टीचिंग मेथड शामिल नहीं है ट्रायंगुलर प्रोसेस में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गोल ऑफ एजुकेशन गोल ऑफ टीचिंग इज़। टीचिंग का मकसद क्या होता है? गोल ऑफ टीचिंग गिव इंफॉर्मेशन, इवॉल्व पीपल इन एक्टिविटीज़, इम्पोर्ट नॉलेज, या डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो टीचिंग किस लिए हम करते हैं? बिहेवियर में चेंजिंग लाने के लिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। टीचिंग की आउटपुट लर्निंग ही होती है, तो लर्निंग कहते हैं हम डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर को। तो इसलिए इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक दैम ईजी। ठीक है। वो रूल जिसमें हम मुश्किल कंटेंट को आसान बना के पेश करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से मुराद होता है टीचिंग के वो असूल जिनकी मदद से हम मुश्किल को आसान बना के पेश करते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ असूल है जिसमें जैसे पहला एक असूल लिख लें कि ईजी टू कम्प्लेक्स, के पहले आसान चीज़ें पढ़ाएं, मुश्किल चीज़ें बाद में पढ़ाएं। दूसरा असूल है कि नाउन टू अननाउन, नाउन चीज़ों के बारे में पहले पढ़ाएं। थर्ड इसमें है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। इस तरह ये मुख्तलिफ जो रूल्स बने हुए हैं उनको हम कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सोलो स्टैंड फॉर। सोलो का मतलब क्या होता है? सोलो टैक्सोनॉमी जो है ये बिग्स और कोलिस ने पेश की थी। ठीक है। बिग्स एंड कोलिस ने। और इसका मतलब क्या होता है? इससे बनता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सोलो स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। सोलो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द लेवल। सोलो टैक्सोनॉमी में कितने लेवल होते हैं? सोलो टैक्सोनॉमी जो है इसमें टोटल लेवल जो होते हैं 5 होते हैं। ठीक है। प्री कन्वेंशनल, यूनी, उसके बाद मल्टी, उसके बाद रिलेशनल, और उसके बाद एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बड़ी डिटेल के साथ। अगर आपको ये इसके लेवल्स का नहीं पता तो वो कमेंट में आप अगर कहें तो मैं उसका लिंक सेंड कर दूँगा। तो सोलो टैक्सोनॉमी के लेवल जो हैं 5 हैं। कुछ लोग जो हैं या कुछ स्कॉलर जो हैं जो इसका पहला लेवल है परी स्ट्रक्चरल जिसको हम कहते हैं, तो परी स्ट्रक्चरल को कुछ स्कॉलर पहला लेवल तस्लीम नहीं करते। मतलब वो कहते हैं कि टैक्सोनॉमी के 5 लेवल हैं। ठीक, आज सॉरी 4 लेवल हैं। अगर ऑप्शन में 5 ना हो तो फिर आपने इसका राइट आंसर 4 सिलेक्ट करना है। अगर ऑप्शन में 5 हो तो फिर 5 ही सिलेक्ट करना है। फिर 4 पे जो है वो टिक नहीं करना आपने। ठीक है। कि अगर पेपर में ये एमसीक्यूज आता है और उसमें ऑप्शन ये डी नहीं दिया गया होता तो फिर उसमें से आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर 5 ऑप्शन में पूछा गया है तो फिर आपने इसके 5 लेवल ही देने हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू सोलो टैक्सोनॉमी वन एस्पेक्ट ऑफ ए टास्क इज अंडरस्टूड इन सोलो टैक्सोनॉमी में जिसमें हम सिर्फ वन टास्क को एक वक्त में समझते हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिस्ट्रक्चरल। ठीक है। मल्टी स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा जो टास्क होते हैं उनको समझ रहे होते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो होता है रिलेशनल, आप एक से वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ों को के दरमियान रिलेशन कायम कर सकते हैं। तो एक वक्त में एक ही एक्सपेक्ट को समझना जो है ये यूनिस्ट्रक्चरल में आएगा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, टू और मोर एस्पेक्ट्स, दो या दो से ज़्यादा एस्पेक्ट्स, तो इसको हम कहेंगे मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन इज डिवेल्प बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट, अगर दो या दो से ज़्यादा एस्पेक्ट के दरमियान हम इंटीग्रेशन कायम करें तो उसको हम कहेंगे रिलेशनल लेवल। ऑप्शन सी इसका होगा राइट आंसर, भी ऑप्शन सी बनेगा रिलेशनल। ठीक है। रिलेशनल का मतलब होता है कि आप दो से ज़्यादा जो एस्पेक्ट है उनके दरमियान रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। तो ये पांचों लेवल जो है वो यहाँ पे इन एमसीक्यूज में डिस्कस किए गए कि अगर जिस पहले लेवल जिस पे बच्चे के पास कोई नॉलेज नहीं होता उसको हम कहते हैं प्री स्ट्रक्चरल, जिसमें बच्चे के पास कुछ नॉलेज होता है, मतलब एक वक्त में एक फंक्शन को सॉल्व कर सकता है तो वो यूनि स्ट्रक्चरल। एक वक्त में बच्चा एक से ज़्यादा चीज़ों को फोकस कर सकता है लेकिन उनकी तरतीब उसको समझ नहीं आती, उनके दरमियान रिलेशन नहीं कायम कर सकता तो वो मल्टी स्ट्रक्चरल होता है। अगर वो उनके दरमियान रिलेशन भी कायम कर ले दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान तो रिलेशनल होता है बच्चा। और अगर वो जो बच्चे को हमने पढ़ाया उससे ज़्यादा हमें परफॉर्म करके दे दे तो उसको हम एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, सोलो टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय, सोलो टैक्सोनॉमी किसने प्रेजेंट की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिग्स एंड कॉलस ने। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, स्टूडेंट पैसिव जो है वो इनमें से किस मेथड में होते हैं, प्रोजेक्ट में, डिस्कवरी में, लेक्चर में या इंक्वायरी में। तो प्रोजेक्ट में, डिस्कवरी और लेक्चर इंक्वायरी इन सब में स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, सिर्फ पैसिव जो स्टूडेंट होते हैं वो लेक्चर मेथड में होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, सिंपोजियम इज ए टाइप ऑफ डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो सिंपोजियम जो है, सिंपोजियम में भी ये होता है कि एक जो स्पीकर होता है वो किसी एक मौजू के ऊपर अपने ख्यालात पेश करता है, तो ये डिस्कशन की एक टाइप ही होती है सिंपोजियम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्कशन मेथड। ह्यूरिस्टिक मीन, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, ह्यूरिस्टिक ऑप्शन ए है इन्वेस्टिगेट, ऑप्शन बी टू शो, सी टू डू और फोर टू एक्ट। तो ह्यूरिस्टिक का लफ्ज़ी मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। ऑप्शन ए इसका राइट मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द एक्सपोनेंट ऑफ, आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो किस मेथड का एक्सपोनेंट था, सपोर्टर था, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, प्रोजेक्ट मेथड का, डिस्कशन मेथड का या ह्यूरिस्टिक मेथड का। तो आर्मस्ट्रॉन्ग का ताल्लुक जो है ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक, ह्यूरिस्टिक मेथड होता है कि जिसमें बच्चा जो है वो खुद चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर, किलपैट्रिक जिसको हम प्रोजेक्ट मेथड का बानी भी कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड का फाउंडर कहा जाता है किलपैट्रिक को, उसके नज़दीक प्रोजेक्ट्स की टाइप कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इसकी प्रोजेक्ट्स की टाइप जो है ये 4 है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट होगा। प्रोजेक्ट्स जो हैं किलपैट्रिक के मुताबिक प्रोजेक्ट्स की टाइप जो है वो 4 है, ये यहाँ पे लिखा ही नहीं गया 4। क्वेश्चन नंबर 17, एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन, फिर मेंटल लिखा गया और डी है फिजिकल एंड मेंटल, तो एक्टिविटी कहते हैं फिजिकल एंड मेंटल एक्शन को। क्वेश्चन नंबर 18, वो मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक से जनरल अगर हम जाएं तो उसको हम कौन सा मेथड कहेंगे। इंडक्टिव और डिडक्टिव के ऊपर भी एक वीडियो मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। इंडक्टिव का मतलब होता है जब हम कुछ जो एग्जांपल है उनकी मदद से लॉ जनरेट कर रहे होते हैं, और जनरल, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। और जब हमारे पास लॉज पहले से जनरलाइज हुए, उनको हमने किसी खास सिचुएशन में अप्लाई करना हो तो उसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, जनरलाइजेशन बाद में हो रही है, तो इसको हम कहेंगे इंडक्टिव मेथड।
क्वेश्चन नंबर 19, प्रैक्टिस इज़ मेड इन इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव, ड्रिल मेथड, डिस्कशन मेथड। किस मेथड में प्रैक्टिस करवाई जाती है? तो ज़ाहिर ड्रिल मेथड है। ड्रिल का मतलब ही होता है बार बार प्रैक्टिस करना, मशक करना। सोक्राटिक मेथड का दूसरा नाम क्या है? सुकरात ने जो मेथड बनाया था सोक्राटिक मेथड, तो उसका दूसरा नाम है क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ नॉट द ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के बारे में कौन सी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है? इट इज़ ए पर्पजफुल एक्टिविटी, ये भी दुरुस्त है। इट प्रोसीड इन सोशल इन्वायरमेंट, ये भी दुरुस्त है। ऑप्शन सी, इट इज़ अकम्पलिश्ड इन रियल लाइफ, ये भी दुरुस्त है। इट इज़ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, ये प्रोजेक्ट जो है वो टीचर सेंटर्ड नहीं होते बल्कि स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। तो ये इसका ऑप्शन रॉन्ग होगा। मतलब आपने बताना है कौन सी चीज़ प्रोजेक्ट मेथड के बारे में दुरुस्त नहीं है, तो वो ये है, इट इज़ नॉट टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी। क्वेश्चन 22, ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन मैक्रो लेसन प्लानिंग। मैक्रो लेसन प्लानिंग में लेसन का ड्यूरेशन कितना होता है? मैक्रो में जो लेसन का ड्यूरेशन होता है वो होता है 35 से 45, और माइक्रो में होता है 5 से 10 मिनट। ठीक है, ये फ़र्क रखना। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, तो वो 35 से 45 होता है, और माइक्रो MICRO माइक्रो, तो उसका मतलब होता है छोटा, स्मॉल, उसमें 5 से 10 मिनट का लेसन होता है। इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी, टीचर, कंटेंट या टीचर एंड कंटेंट। तो ब्रिटिश अप्रोच में इनमें चार चीज़ों में से किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 24, अमेरिकन अप्रोच में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? टीचर, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव या मेथड। तो इसका राइट आंसर है कंटेंट प्रेजेंटेशन, सॉरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अमेरिकन अप्रोच में लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। माइक्रो लेसन प्लान, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, और थर्ड इसमें ऑप्शन डी होगा, साइकोमोटर। ठीक है, तो इसमें से कौन सी जो है वो इसके मुताबिक नहीं है, लेसन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक। तो ऑब्जेक्टिव तीन टाइप के होते हैं हमारे पास, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो जो ऑब्जेक्टिव के मुताबिक नहीं है वो है माइक्रो लेसन प्लान। ठीक है, ये लिया गया ब्लूम टैक्सोनॉमी में तीन डोमेन होते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ठीक है, कॉग्निटिव का ताल्लुक होता है हमारी दिमागी सलाहियतों के साथ, अफेक्टिव का होता है हमारी पसंद नापसंद के साथ, और साइकोमोटर का ताल्लुक होता है हमारी जो काम करने की सलाहियत होती है। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं 3H, हेड, हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड का ताल्लुक कॉग्निटिव, हार्ट का ताल्लुक अफेक्टिव से, और साइकोमोटर में हैंड। हेड, हार्ट और हैंड, ये तीनों डोमेन बनते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। इट डिवेल्प कॉन्फिडेंस, इट हेल्प इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट, यहाँ पे डिलीवरी होना चाहिए था। इट इज़ डिवेल्प्ड स्टूडेंट्स, तो ये गलत है, लेसन प्लानिंग के हवाले से इसको स्टूडेंट डिवेल्प नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 27, अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड। एक अच्छे ड्रामे में क्या चीज़ नहीं होती? इंटरेस्टिंग स्टोरी, अलाइव डायलॉग, वेरी लॉन्ग प्ले। तो ये अच्छा ड्रामा जो है ये उसका एक फॉल्ट है, वेरी लॉन्ग प्ले। उसके बाद विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा और रोल प्ले। ड्रामा या रोल प्ले का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? रिक्रिएशन एंड इन्जॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ कंजर्वेशन, और मेक रिहर्सल। ठीक है, रिहर्सल तो हम करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं ड्रामे की, तो वो ड्रामा का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ड्रामा एंड रोल प्ले यूजफुल फॉर टीचिंग हिस्ट्री, साइंस, मैथ और लैंग्वेज। तो किस चीज़ के लिए ड्रामा जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है? तो इसका राइट आंसर हो सकता है हिस्ट्री। ठीक है, बहुत से हिस्टोरिकल इवेंट जो हैं वो हम ड्रामे की मदद से बच्चों को दिखा सकते हैं। द मेन टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसेज आइडेंटिफाइड आर। टेली कॉन्फ्रेंसेज की मेन टाइप्स कितनी होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका दुरुस्त आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो, टीवी, कंप्यूटर।
तो टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की टाइप्स नहीं है। 3 टाइप्स होती हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग की, ऑडियो, टीवी और वीडियो और कंप्यूटर। तो जो टाइप नहीं है वो है टीवी टेली कॉन्फ्रेंसेस। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज़ अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग, इंडिविजुअल ग्रुप। कोऑपरेटिव लर्निंग में कौन अकाउंटेबल होता है? तो उसमें अकाउंटेबल होता है इंडिविजुअल भी और ग्रुप भी, दोनों। कोऑपरेटिव लर्निंग इन एज एन अल्टरनेटिव टू कम्पिटिटिव मॉडल। कोऑपरेटिव लर्निंग किस चीज़ का अल्टरनेटिव है? कम्पिटिटिव मॉडल। कम्पिटिटिव में आपका एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है और कोऑपरेटिव में एक दूसरे के साथ मिल के स्टडी करनी होती है। ये फ़र्क है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर। कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स में कितने स्टूडेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 3 to 4 स्टूडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस ये इसका मेन फोकस है। उसके बाद क्वेश्चन 36 है, द स्टूडेंट लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ टाइम विद टीचर, पेरेंट्स, रिलेटिव, पीयर्स। स्टूडेंट किन के साथ ज़्यादा टाइम गुजारता है? तो इसका राइट आंसर है पीयर्स। क्वेश्चन नंबर 37, पीयर कल्चर कॉन्स्टिट्यूट। पीयर कल्चर क्या चीज़ बनाता है? सोशलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो पीयर कल्चर जो होता है ये बच्चे को सोशलाइज करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। इनमें से कौन सा टीम टीचिंग का एडवांटेज नहीं है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, बेटर यूज़ ऑफ टीचिंग टेक्निक, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर टीचर। ये इसका जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है उसका, मतलब ये एडवांटेज नहीं है इसका, बाकी तीनों सही एडवांटेज है। क्वेश्चन 39, दी हाइपोथेसिस अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज। टीचर्स फील बोर वाइल वर्किंग अलोन। टीम टीचिंग का हाइपोथेसिस क्या है? टीचर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट, द बेस्ट टीचर इन स्कूल आर शेयर्ड बाई मोर स्टूडेंट। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सी आई स्टैंड फॉर। सी आई का मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन 41 है, विच इज़ नॉट द मॉडल ऑफ सी आई, ट्यूटोरियल मोड, ड्रिल मोड, सिमुलेशन मोड और क्वेश्चन मोड। तो ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ मॉडल हैं। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन मोड, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज द स्टूडेंट। साइकोमोटर डोमेन की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी होगी? साइकोमोटर डोमेन वो होता है जिसमें स्टूडेंट कोई चीज़ परफॉर्म करे, करके दिखाए। तो परफॉर्म एन इवेंट जो है एक्सपेरिमेंट, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 43, एबिलिटी टू डेवलप अ लाइफ साइकिल बेस्ड अपॉन द प्रिफर्ड वैल्यू सिस्टम इज रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग या कैरेक्टराइजिंग। तो एक वैल्यू सिस्टम के को अपनाना, प्रेफर करना जो है ये होता है कैरेक्टराइजिंग। लाइफ स्टाइल डिवेल्प करना ये अफेक्टिव डोमेन का जो है वो लास्ट लेवल है। क्वेश्चन नंबर 44, एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। इसमें से कौन सा कॉग्निटिव डोमेन है? टाइप, लेटर, टेक। इसमें जो कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनता है वो ये है, डिस्क्राइब द टॉपिक। डिवेल्प एन एक्सरे और टाइप लेटर, ये दोनों जो हैं ये साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड हैं और ये अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है। तो पहला जो है ये कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। क्वेश्चन 45, एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हिरार्की। इन सब में हाईएस्ट लेवल पे कौन सा है? ऑप्शन सी, इवेलुएशन, जो इस कॉग्निटिव डोमेन का सबसे हाईएस्ट लेवल तस्लीम किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो रिवाइज्ड है ब्लूम टैक्सोनॉमी उसमें क्रिएटिविटी हाईएस्ट लेवल होता है। क्वेश्चन नंबर 46, स्टूडेंट कैन डिज़ाइन ए लेबॉर्ट्री अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिकेशन इन विच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट अगर लेबॉर्ट्री डिज़ाइन कर लें तो वो क्या करेंगे? स्टूडेंट कैन डिज़ाइन लेबॉर्ट्री अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये होगा सेंथिसिस और एनालिसिस। ठीक है, सेंथिसिस होता है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की मदद से कोई एक बोल तश्कील दे देते हैं। मिसाल के तौर पर जब कि आप जो मुख्तलिफ आइडियाज़ को लेकर कोई नई कहानी लिख देते हैं तो वो सेंथिसिस में आ जाता है। असल में सेंथिसिस भी जो है वो एक क्रिएटिविटी को शो करता है। और ये पहले तो ये सेकंड लास्ट लेवल पर था ना सेंथिसिस कॉग्निटिव डोमेन में।
लेकिन जब ये इसको रिवाइज़ किया गया है ब्लूम टैक्सोनॉमी को, तो सिंथेसिस को क्रिएटिविटी का नाम दिया गया और ये हाईएस्ट लेवल पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 47, द नंबर ऑफ डोमेन इन टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कितने डोमेन हैं? 3 डोमेन हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। क्वेश्चन 48, द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन का सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है? इवेलुएशन, ये आपने पहले पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 49, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग वर्थ और वैल्यू ऑफ एनीथिंग, ये इवेलुएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 50, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिवाइडेड इनटू। कितनी कैटेगरीज में हम तकसीम कर सकते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को? 3 कैटेगरीज हैं, वही जो 3 डोमेन हैं। ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस